प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में। आज हम हिंदी को शुरू से ही शुरू करते हैं और हम सबसे पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे हिंदी की वर्णमाला में। आप सब ये जानते हैं कि हमारी वर्णमाला स्वर और व्यंजन दो भागों से मिलकर के बनी हुई है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर और स्वरों की उत्पत्ति के बारे में। तो देखो, हिंदी आपकी संस्कृत से निकली है, ये बात भी आप सबको मालूम है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, अगर मैं इसकी शुरुआत से आपसे एक कहानी से बात करता हूँ तो एक व्यक्ति हुआ करते थे, एक महर्षि थे जिनका आपका नाम था महर्षि पाणिनि, है ना। आप इनको ध्यान रखा, आपका महर्षि पाणिनि। तो जो महर्षि पाणिनि थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का आपका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये हिंदी का प्रथम और मूल व्याकरण ग्रंथ माना जाता है अष्टाध्यायी, जो कि महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है, जिसमें 8 अध्याय हैं। अब इसकी भी बैकग्राउंड क्या थी, जो पुस्तक थी, इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, पूजा की, और पूजा करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने आपका डमरू बजाया 14 बार। 14 बार डमरू बजाने से एक सूत्र निकला, इनके कानों में एक नाद ध्वनि सुनाई पड़ी, और जब ध्वनि सुनाई पड़ी तो उन्होंने उन ध्वनि को 14 सूत्रों में बांट दिया, जिन सूत्रों को कहा जाता है माहेश्वर सूत्र, या फिर इसको हम कहते हैं आपका विधायक प्रत्याहार सूत्र। इस आपके प्रत्याहार भी बनते हैं, और जो आपका प्रत्याहार विधायक सूत्र है या फिर माहेश्वर सूत्र है, इस सूत्र के अंतर्गत कुल मिलाकर के 14 फॉर्मूले 14 फॉर्मूलाज हैं, 14 सूत्र हैं, जिन 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि के द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया। वो 2 भाग कौन से थे आपके, पहले वाले जो 4 भाग थे या 4 सूत्र थे, उनको कहा गया आपका, पहले 4 सूत्रों को कहा है अच सूत्र, अच सूत्र, और जो बाकी के आपके 10 सूत्र बचेंगे, इन 10 सूत्रों को आपका कहा है हल सूत्र। अब ये जो अच सूत्र हैं, इन अच सूत्रों से ही हमारे निकले हैं स्वर, तो यहां से मानी जाती है स्वरों की उत्पत्ति। और जो हल सूत्र हैं, इन 10 सूत्रों से आपके निकले हैं व्यंजन। अब एक प्रश्न ये है कि सर ये आपके सूत्र कौन कौन से हैं। इसकी चर्चा तो हम हिंदी में नहीं करेंगे, ये संस्कृत का विषय है, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। बिल्कुल आप इस बात से निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतारेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी एक चीज़ और ध्यान रखें, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इसके साथ आपको 2 पुस्तकें और ध्यान रखनी है। एक व्यक्ति हुआ करते थे आपके पतंजलि, पतंजलि साहब की एक पुस्तक है जिनका आपका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य ये भी इनकी एक फेमस पुस्तक है, व्याकरण से संबंधित है। और एक पुस्तक आपकी ये है, दूसरी ये है, और तीसरी पुस्तक आप याद रखेंगे आपके आचार्य कात्यायन। और कात्यायन की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है वर्तिका, और विद्वानों के अनुसार कात्यायन का नाम वर रुचि भी था। तो ये 3 हमारे पास व्याकरण ग्रंथ हो गए, और 3 हमारे पास हो गए व्याकरणविद। तो जो आपके 3 मुनि हो गए, इनको कहा जाता है मुनि त्रय, जिसमें आप कहते हैं महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि, महर्षि कात्यायन। और मुनि त्रय तो आपके हो गए, जबकि आपका व्याकरण त्रय में आपकी 3 व्याकरण पुस्तक आ जाती हैं, अष्टाध्यायी, वर्तिका और महाभाष्य। आप इसे उतारेंगे, बाकी आगे चर्चा करेंगे। चलिए जी, देखते हैं अगले मुद्दे पर हम करते हैं चर्चा। तो इसके बाद हुआ क्या है, कहानी हमारी कहाँ से चलती है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और जो महर्षि पाणिनि थे, इन्हें जो आपका विधायक प्रत्याहार सूत्र मिला, उसमें जो पहले 4 सूत्र हैं वो आपका अयुण, रिलिक, एओंग, एओच 4 हैं आपके, जिसके अनुसार अगर मैं सभी स्वरों की बात करूँ तो आपको वो यूँ दिए गए हैं। मैं आपके 1 मिनट के लिए सारे स्वर लिख देता हूँ। पहला आपका, आपने ये वाला स्वर पढ़ा है, इनको कहते क्या हैं, इसको ए कहा जाता है, उसको आ का पढ़ते हैं, इसको ई पढ़ते हैं, उसको ई पढ़ते हैं। थोड़ा सा उच्चारण आपका अधिक है, अभी बताया जाएगा क्यों अधिक है। फिर इसको हम पढ़ते हैं आपका उ, और ये हमारा कहलाता है उ। फिर आपका आता है री, और फिर आपका आता है री, फिर आता आपका री, और फिर आपका आता है री। और यहाँ पर आपका होता है आई, आई, औ और औ। एक तो आप यहाँ से ये बात ध्यान रखेंगे, ये आपका ए, आई, ओ, औ नहीं है, इसको ए नहीं पढ़ा जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता, अभी चर्चा करेंगे। और लास्ट में आपके पास आते हैं 2 अयोगवाह। पहले वाले का नाम होता है अनुस्वार, दूसरे का आपका नाम होता है विसर्ग। सब ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे, कहानी को समझेंगे बहुत ध्यान से आप सब लोग।
ये जो आपकी हिंदी की सीरीज है आपकी पूरी हिंदी खत्म कराई जाएगी इसमें, तो आप इसको रेगुलर आप जो है चीज़ों को एक नोट्स बनाते चलें तो ये आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे, मुझे लगता है ऐसा। चलो ध्यान से देखते हैं। अगर मैं बात करूं आपके पास पहले तो जो आपके 4 अक्षर हैं, ये जो 4 शब्द हैं ये हमारी हिंदी के नहीं हैं, ये आपके संस्कृत के हैं, तो ये हमारे संस्कृत भाषा से आपके लिए हैं। एक सवाल तो हमारे पास ये आपका तैयार हो जाता है, ये आपके संस्कृत के होते हैं। लेकिन अगर इनमें भी आप एक चर्चा करना चाहो, इसमें जो आपका ये री है इसका प्रयोग हिंदी में कई स्थानों पर होता है, इस वजह से हमने इसको हिंदी में शामिल किया हुआ है। तो अब कहानी को ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं आपसे हिंदी में, हमारे पास हिंदी में जो मूल स्वर बैठेंगे वो मूल स्वर हिंदी के अनुसार आपके 3 बैठेंगे। इसमें आपका आता है ए, ई और ऊ, जो पाणिनि से आपको आपके मिले। हालांकि पाणिनि से आपको आपका री और री भी आपका मिला है, आपका अयूण और रिलिक इनमें ही आपके दोनों आ जाते हैं, उसको अक प्रत्याहार कहा जाएगा। तो कहानी क्या होती है, ये जो पहले वाले आपके 5 हैं इनको अक प्रत्याहार में शामिल किया जाता है संस्कृत के अनुसार। लेकिन आप इसको समझेंगे, अब अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी की तो ये 4 हमारे संस्कृत के थे। ऐसी स्थिति में आप मूल स्वर में आपके ये नहीं गिने जाएंगे, और प्रश्न अगर आपके पास आएगा हिंदी सब्जेक्ट में विषय में कि मूल स्वरों की संख्या कितनी, आपका आंसर होगा 3 है, जबकि संस्कृत में आप इसका आंसर ही सीधा सीधा 5 लगाएंगे। चलो खैर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब पाणिनि साहब जो है उन्होंने क्या किया, अब अगर मैं इस ए को ए में जोड़ देता हूं तो मेरे पास आता है आ। ये एक क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो गई, इसलिए इसको ए और उसको आ पढ़ा जाता है, थोड़ा उच्चारण ज्यादा हो गया, अधिक हो गया। ई है, अगर मैं इस ई को ई में जोड़ देता हूं तो मेरे पास आपका आता है ई। अब यहां पर उच्चारण थोड़ा ज्यादा है, ई और ई। ऐसे ही अगर मैं ऊ को ऊ में जोड़ देता हूं तो आपका आता है ऊ। इसका उच्चारण भी आपका थोड़ा ज्यादा है, अधिक है। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप कि कौन सा किस किस से मिलकर के बनता है। आपका आ का मतलब है ए प्लस ए, ई का मतलब है ई प्लस ई, ऊ का मतलब है ऊ प्लस ऊ। एक तो ये बात हमारे पास हो गई। दूसरी कहानी पर अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, अब जरा ध्यान से आप ये समझेंगे बात को। अभी तक तो हमने क्या किया, इनको आपस में मिलाया। अब अगर मैं क्या कर देता हूं, इस ए को ई के साथ मिला देता हूं, ए को ऊ के साथ और ई को ऊ के साथ, तो ऐसी कंडीशन में कुछ और मेरे पास स्वर नए बनेंगे। तो ध्यान से देखें, अगर मैं ए को ई के साथ लिख दूं तो मेरे पास एक नया स्वर आएगा जिसको हम कहेंगे आपका ये। अब ध्यान से देखो, ये ए नहीं है, जब आपने ए के साथ ई को बोलो तो आप इसका सही उच्चारण निकालेंगे आई, तो इसको पढ़ा जाता है आई, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा से ध्यान से समझेंगे। ए को ई के साथ मैंने मिलाया तो ए प्लस ई आपका आई बन गया है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं ऐसी कंडीशन में ए के साथ ऊ को मिलाता हूं, जब मैं ए को ऊ के साथ मिलाऊंगा मेरे दोस्त, तो ए प्लस ऊ आपका ये बनेगा, और इसको आप ओ ना पढ़ करके आप इसको पढ़ोगे औ, क्योंकि ए और ऊ दोनों को आप एक साथ बोल दो, आपके पास तैयार हो जाएगा औ। ठीक, अब इसके बाद और कहानी को जरा ध्यान से समझेंगे। इस लाइन के बाद की कहानी और थोड़ी सी आपकी जो है आगे बढ़ने वाली है। अब हुआ क्या, अब हमने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक काम और कर देते हैं कि जो आपका ए है इस ए में मिला देते हैं हम उसको ही जो आपके पास बना था इक्वेशन नंबर 4। तो अगर मैं ए के साथ आई को मिलाऊंगा तो मेरे पास एक ये स्वर तैयार होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसको पढ़ा क्या जाएगा, उसके लिए इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल जो है हमें इस पर एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। देखो, ए मेरे पास ऐसे ही रहा, और मैं इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके इस आई की वैल्यू ए प्लस ई रख सकता हूं। तो मैंने इस 4 की वैल्यू ए प्लस ई रख दी, तो मुझे कोई खासी दिक्कत नहीं हुई। जब मैंने रख दी तो तुरंत मेरे पास एक नया जो है वैल्यू निकल के आई, ए प्लस ए। तो ए प्लस ए होता है आ, तो इसको मैं आपका पढ़ूंगा आ के साथ। जब ई को बोला जाएगा तो इसका सही उच्चारण या जो वास्तविक उच्चारण है वो आपका होता है आई। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये बॉक्स में मैंने इसको बंद कर दिया, तो इसको पढ़ेंगे आई, इसको पढ़ेंगे आई। सेम यही जो आपका मेथड है आपका अप्लाई होगा ऊपर। ध्यान से देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। मैंने क्या किया, इस ए के साथ उसको जोड़ा जो आपको अभी मिला था इक्वेशन नंबर 5, औ को जोड़ा। जब मैंने ए के साथ औ को जोड़ा है, ऐसी कंडीशन में मुझे आपका मिलेगा ये। आप ध्यान से देखेंगे, ए तो आपका ऐसे ही रहा। इक्वेशन नंबर 5 के अनुसार जो औ है, इस औ की वैल्यू है ए प्लस ऊ, तो मैं इसका मान यहां पर रख देता हूं ए प्लस ऊ, ये लिखा।
और हमारी कहानी ये कहती है सर कि a प्लस ए जो है ये इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार आ बनेगा, तो मुझे इसको आ भी लिखना पड़ेगा। मैंने इसके आपका आ लिख दिया। जब आ लिख दिया तो आ के साथ बना ऊ और ये आपका कहलाएगा आऊ, तो इसका वास्तविक उच्चारण आऊ होगा। अगर मैं इन सबका सही उच्चारण आपसे पूछूंगा तो ए आ, ई ऊ ऊ, उसको री को छोड़ देते हैं, आपका री है आपकी ये आई आई औ और औ। तो ये बात आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे, आपको कई सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे और भी बात करना चाहूँ तो आप इसको उतारेंगे, इसके बाद मैं आपसे और चर्चा करता हूँ। चलो उतारे आपने, ठीक है। अब इसके अलावा आप इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, चलो खैर बाद में बताएंगे। आप इसको मैं जो है मिटा रहा हूँ, नस्ते नाबूद कर देता हूँ। अच्छा मेरे दोस्त, अब ये जो हमारे पास दो बचे हैं, तो मेरे भाई ये जो दो बचे हैं इनको कहा जाता है अयोगवाह। ये आपके अयोगवाह होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका अपना कोई स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, इसलिए इनको कहा जाता है हिंदी में अध्वनित स्वर। इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं है। ये जब किसी व्यंजन के साथ लगते हैं उस पर ही इनका एग्जैक्ट उच्चारण निकल के आता है, अदरवाइज इन्हें बोलने में कुछ समस्याएं होती हैं। तो जो अयोगवाह हैं इनकी संख्या हिंदी में 2 है, हालांकि संस्कृत में अयोगवाह आपके 4 हैं, अनुस्वार है, विसर्ग है, उपधमानीय है और जीवामूली है। तो ये जो आपका है, अगर मैं इन दोनों पर चर्चा करूं, इसको आप इसको अंग पढ़ते हैं, एक्चुअल में इसका सही नाम है मेरे दोस्त अनुस्वार। और इस अनुस्वार का काम क्या है, ये न और म इनकी ध्वनि देता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, हालांकि ध्वनि तो आपकी कई सारी भी, आपकी सारी जितने भी पंचमाक्षर हैं सभी पंचमाक्षरों की ध्वनि देता है। इसको मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये सभी पंचमाक्षरों की ध्वनि देता है। हमारे पास 5 पंचमाक्षर होते हैं, हर वर्ग का 5 अक्षर, इन सब की ध्वनि देता है। लेकिन इस शब्द को मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आप स्टार कर देता हूं, जब आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा तो खुद बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझेंगे कि ये आपका फिलहाल न और मैं की ही, न और म की ही ध्वनि देगा आपको। उदाहरण के तौर पर अगर मैं छोटी सी बात करूं आपसे, मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया आपका दंत, तो दंत में जो अनुस्वार है वो आपको न की आवाज़ दे रहा है। और इसी के जैसा मैं अगर आपके सामने शब्द लिखता आपका कंप, तो यहाँ पर अनुस्वार आपका आवाज़ दे रहा है मैं की या म की आवाज़ दे रहा है। तो जाहिर सी बात हुई। दूसरा पॉइंट, मैं अगर इसके बारे में चर्चा करूं तो ये जो है इसको कहा जाता है मेरे दोस्त विसर्ग। अभी विसर्ग संस्कृत के शब्दों में ही लगता है, ये हिंदी में आपका लगाया ही नहीं जाता, प्रयोग ही नहीं किया जाता। और ये आधे ह या ह की ध्वनि देता है, ह की ध्वनि देना इसका काम है। और ये जब भी लगता है हमेशा जो जिस शब्द में लगेगा वो सारे के सारे शब्द सभी संस्कृत भाषा के हो जाते हैं। बतौर उदाहरण आपने शब्द लिखा आपका प्रातः, और जब आप विसर्ग लगाओगे तो आपका प्रातः हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसको हिंदी में उपविराम के नाम से भी जाना गया है। जब विराम चिन्ह चर्चा करेंगे मैं इस पॉइंट पर फिर वहां पर चर्चा करूंगा। ये उपविराम इसको ही माना गया और इसको एग्जैक्ट उपविराम की ही संज्ञा दी है। आचार्य कामता प्रसाद गुरु चर्चा करते हैं कि आपका उपविराम है। एक तो आप यहाँ से ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इसको उतारिए, मैं अगले मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा। ठीक, तो आपके पास अब ये सारे स्वर आ गए। अब इन स्वरों के साथ आप कुछ कंडीशन को और समझेंगे। जैसे कैसे, अगर मैं आपसे छोटे छोटे लेवल पर बात करना चाहूँ, कितने ऐसे स्वर हैं जो एक स्वर से मिलकर बने हैं या किसी से मिलकर नहीं बने, तो आप बात करोगे हिंदी के हिसाब से अ, ई और उ, ये तीनों की तीनों आपके एक स्वर से मिलकर के बने हैं। जबकि इसी प्रश्न का दायरा बढ़ा करके आपसे पूछता हूँ 2 स्वरों से मिलकर के बनने वाले कौन कौन हैं, आप समझेंगे आ है, ई है, ऊ है और साथ में आपका आई और औ है। ये आपके 2 से मिलकर के बनते हैं। और कभी कभी एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कितने स्वर हैं जो कि 3 स्वरों से मिलकर बने हैं, तो 3 से मिलकर बनने वाले आपके आई है और औ है। ये एक प्रश्न आपके सामने और अच्छा सा तैयार हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान से समझेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इन पर चर्चा करेंगे। ये एक्चुअल में संस्कृत के हैं, इस री का प्रयोग हम हिंदी में कर लेते हैं, इस वजह से हमने इसको ब्रैकेट आप जो है आपका बॉक्स से बाहर रखा। बाकी का हम प्रयोग नहीं करते, यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, इसको आप उतारें। मैं बात करूंगा स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी आप लगाएंगे एग्जाम में। आपसे पूछेगा हिंदी में
मूल स्वरों की संख्या कितनी है। एक प्रश्न तो आपका ये बनेगा हिंदी में मूल स्वरों की संख्या। इसके अलावा नया प्रश्न तैयार होता है हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, और एक सवाल आपका होता है हिंदी में स्वरों की संख्या। ये सवाल आपके तीनों एक कैटेगरी के हैं। इसके अलावा आपके सामने दो सवाल और लिख देता हूं। आपका हिंदी में एक सवाल पूछेगा आपसे कि उच्चारण के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पर या अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा लेखन के आधार पर या लिखने के आधार पर, है ना। तो मैं लेखन शब्द ही यहां पर इस्तेमाल करना चाहूंगा, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। देखिए आपके सामने 5 प्रश्न हुए, इनको सोल्व करते हैं, सीरियल से नहीं करेंगे, जहां पर हमें आसानी लगेगी उसी हिसाब से मैं सोल्व करना चाहूंगा। पहला आपका शब्द है मूल स्वरों की संख्या। तो हिंदी में आपकी 3 होती है, वो आपको बताया जा चुका है, उसकी चर्चा आपकी हो चुकी है, 0, 3, है ना। और 3 कौन से आपके होते हैं, ए, ई और ऊ होता है। तो ये 3 स्वर हमारे पास आ चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपकी स्वरों की संख्या होती है 3। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कुल स्वरों की संख्या। भैया बात हिंदी की चल रही है, यहाँ पर संस्कृत की बात नहीं चल रही। ये जो कुल मिलाकर के आपके 16 लिखे हुए हैं, इनमें से इन 3 को हमें नहीं लेना। हालांकि है ये भी संस्कृत का, लेकिन हिंदी में इसको ले लेते हैं, काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि हिंदी में प्रयोग होता है। इसका भी री का भी और री की मात्रा का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर आपने कब शब्द कहा ऋषि, है संस्कृत का, लेकिन हिंदी में तत्सम रूप में प्रयोग किया जाएगा। आपने शब्द का प्रकृति, तो प्रकृति जो शब्द आपका जो है, जो क्री शब्द है, तो क्री शब्द आपका जो मात्रा है री की, वो यही दिखा रही है कि आपका री हिंदी में प्रयोग होता है। तो ऐसी कंडीशन में कुल स्वरों की संख्या आपकी 13 या 13 होगी। इसके अलावा नेक्स्ट आपका प्रश्न है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। तो ध्यान से देखो, ये जो आपके, ये अब मैं इसको खत्म कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। आपके पास 13 स्वर लिखे होंगे। अब इन 13 में से 2 का नाम है अयोगवाह, जो कि अध्वनित हैं, उनकी ध्वनि नहीं है। तो आप जाहिर सी बात, आप 13 में से उन 2 को माइनस करेंगे, तो उच्चारण आप केवल और केवल कितनों का ही कर पा रहे हैं, 11 का। जबकि लेखन का मतलब है लिखना, तो आप लिख तो सारे के सारे चुके हैं, 13 के 13 आप लिख चुके हैं, हिंदी की बात चल रही है, तो इनका आंसर 13 होगा। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, हिंदी में स्वरों की संख्या क्या लगाएं। आप इस प्रश्न का आंसर 13 भी लगाएंगे, इस प्रश्न का आंसर 11 भी लगाएंगे। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर ने विकल्प या ऑप्शन कैसे दिए हैं। अगर ऑप्शन में केवल 13 है, आपका आंसर 13 होगा, और अगर विकल्प में केवल 11 है, तो आपका आंसर 11 होगा। लेकिन अगर जो विकल्प हैं वो 13 भी दिया जाता है, 11 भी दिया जाता है, ऐसी स्थिति में आप इसको मार्क करेंगे 13 को। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कुल स्वरों की बात है। हालांकि अयोगवाह 2 आपके चिन्ह हैं, इनको स्वर चिन्ह भी कहा जाता है, दोनों स्वरों के चिन्ह हैं, तो इनका एक नाम और है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, स्वर चिन्ह। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका सामने हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास स्वर हो गए। दूसरा एक पॉइंट और आपका बनेगा, सर हमने इसको ए पढ़ा था, इसको ओ पढ़ा था। एक्चुअल में होता क्या है मेरे दोस्त, जब ये मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं तब ये ए और ओ कहलाते हैं। तो मात्रा कब बताएंगे आपको, तो जब आपकी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, उन वीडियो में आपका व्यंजन पूरा करेंगे। व्यंजन के बाद जब मैं स्वरों की 12 खड़ी को दोबारा से शुरू करूंगा कि किसकी मात्रा कैसे लगती है, तब पता चलेगा छोटी मात्रा किधर से लगती है और बड़ी मात्रा आपकी किधर से लगती है। साथ ही साथ एक ये भी पता लग जाएगा इसको ए क्यों कहा जाता है, उसका ओ क्यों कहा जाता है। चलिए खैर, ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने चर्चा की है स्वरों के बारे में। हिंदी की शुरुआत हम कर रहे हैं, और इसके बाद मैं धीरे धीरे इस लेक्चर को और इस सीरीज को आगे पूरा करूंगा, उसके बाद ही अगले सब्जेक्ट पर बात करेंगे। खैर, आप अपना ध्यान रखें और हिंदी को लगातार पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।